तो आज हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद आप लिखेंगे प्राकथन। प्राकथन में आपको मैंने पहले ही बताया था विशेषताएं लिखनी है, और आप ये लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्राकथन मैंने छाटा था तो मुझे ये मिला। यह बहुत निर्विवाद रूप से सत्य है कि गद्य साहित्य की और विशेषता निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्मावलोकन। सूक्ष्मावलोकन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि सूक्ष्मावलोकन उतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड की परीक्षा में आपको उतना समय नहीं मिलता कि आप सूक्ष्मावलोकन भी लिख सकें। तो इसलिए, क्योंकि अगर आप सूक्ष्मावलोकन लिखने जाएंगे तो आपका निबंध छूट सकता है। अब आगे आते हैं हम जीवन परिचय में। जीवन परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में आश्विन पूर्णिमा को सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ये लाइन आप कट भी कर सकते हैं कि इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ये आप लाइन कट भी कर सकते हैं। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। कालांतर में इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल नौकरी ना होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। अब आगे आते हैं। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया, मतलब कि खुद से अध्ययन करके प्राप्त किया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए इन्हें आमंत्रित किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में हो गई। इसी पद पर कार्यरत रहकर शुक्ल जी हिंदी की सेवा करते रहे और सन 1941 में इनका निधन हो गया। जीवन परिचय आपको उतना बड़ा लिखना नहीं है, मैंने फिर से दिखा देता हूँ। ये आपको मैंने ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं है। अगर मैं सूक्ष्मावलोकन ना लिखता तो उतने पेज में ही जीवन परिचय आ गया होता और ये 2.5 पेज का ना जाता। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सूक्ष्मावलोकन ना लिखे, लेकिन मैंने जानकारी के लिए लिख दिया अभी, और आगे के जो आपको जो लेक्चर्स आएंगे उसमें शायद सूक्ष्मावलोकन नहीं होगा। साहित्यिक परिचय। शुक्ल जी एक कुशल संपादक भी थे। इन्होंने सूर, तुलसी, जायसी जैसे महाकवियों के प्रकाशित कवियों का संपादन किया। इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, हिंदी शब्द सागर जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। शुक्ल जी ने निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य की विशेष सेवा की। इन्होंने विशेष रूप से मनोभाव संबंधी और समीक्षात्मक निबंध लिखे। इनके समीक्षात्मक निबंधों की गणना साहित्यिक निबंधों में की जाती है। आलोचक के रूप में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेवा की, जो कि हमेशा याद रहेगी। अविस्मरणीय का मतलब यही होता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक कृति से रचना कर हिंदी को बड़ा योगदान दिया। शुक्ल जी ने जहां मौलिक ग्रंथों की रचना की, वहीं दूसरी भाषाओं के ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। यानी कि अपने तो रचना की, वो तो बात अलग, और उसके बाद जो मौलिक ग्रंथ है उनका भी इन्होंने अपना किया। इसके बाद आते हैं हम कृतियाँ। कृतियाँ तो आप ऑब्वियसली जानते हैं, 1 नंबर की आपकी कृतियाँ होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आपका जो जीवनी है वो आपकी 2 नंबर की होती है। बाकी सब जो पॉइंट्स आते हैं वो 2 नंबर के हैं। ये गद्य की जीवनी है तो इसमें काव्यगत विशेषताएं नहीं हैं। जब काव्य की जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें काव्यगत विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं, वरना जो मैंने पुराना पैटर्न बताया था कि बिना काव्यगत विशेषताओं कैसे लिखे, वो भी आप कर सकते हैं। पर अगर आपके टीचर ने ऐसा बोला है या फिर आपको अच्छा लग रहा है काव्यगत विशेषताओं में लिखने का, तो आप ये कर सकते हैं। वैसे काव्यगत विशेषताओं का ज़्यादा अच्छा लगता है, जो चेकर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, वही उनको। कृतियाँ हम देख चुके हैं। निबंध संग्रह में चिंतामणि और वीर भी थी, विचार भी थी, माफ़ कीजिएगा। आलोचना में रश्मि वंशा और त्रिवेणी। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास। काव्य में अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय। संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका।
इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया वो भी थोड़ा डिटेल में पढ़ देते हैं। शुक्ल जी ने अपने साहित्य में सैयद, प्रौढ़, परिकृष्ट और साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया, यानी कि इन्होंने खड़ी बोली अपनाई। इनकी भाषा विषयानुकूल है, विषयानुकूल या बोल सकते हैं पात्रानुकूल, जैसा पात्र है, जैसा इंसान है, जैसे उसके कैरेक्टर है, उसी के हिसाब से इनका जो साहित्य है, उनकी भाषा है वैसी है। जैसे कि कोई पंडित है तो वैसे संस्कृत, और कोई पढ़ा लिखा है तो अंग्रेजी। जैसा कि आपके मुंशी प्रेमचंद में भी है ऐसा ही। जब मुंशी प्रेमचंद का जीवन ही पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। शुक्ल जी की भाषा का एक रूप अधिक सरल और व्यावहारिक है। इसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शैली में आपको पूरा नाम तो लिखना है, केवल नाम ही लिखना है, आपको पूरी डिटेल नहीं देनी कि ये शैली है, ये शैली है। अब आते हैं शैली कितने प्रकार की हैं आप इन्होंने इस्तेमाल की हैं। इन्होंने 7 शैलियों का प्रयोग किया है, जो कि है आलोचनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, गवेषणात्मक, तुलनात्मक, व्यंग्यात्मक और समास। अब आते हैं इनके साहित्य में स्थान। ये पूरा हो गया। अगर यहाँ पे काव्य होता तो ये कला पक्ष होता और उसमें 1-2 हेडिंग्स और आती, लेकिन अभी ये गद्य है तो अब ये आखिरी हेडिंग होगी। साहित्य में इनका क्या स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक तथा एक प्रभावी अध्यापक थे। इन्होंने अपनी साहित्य प्रतिभा से हिंदी के समालोचना के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी थी। निबंध के क्षेत्र में भी ये अपने युग के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखक सिद्ध हुए। इनकी विलक्षण प्रतिभा का कारण ही इनका समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया। इनके समकालीन मतलब कहने का ये मतलब है, तात्पर्य ये है कि जो इनके समय में जब इनका समय चल रहा था, जब ये इनका जीवन चल रहा था, तो उस समय जो काल चल रहा था उसको शुक्ल युग का नाम दे दिया गया इन्हीं के नाम पे। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। शुक्ल युग के ये ज़रूर है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कभी कभी लोग समझ जाते हैं कि द्विवेदी युग के, लेकिन वो नहीं है। अब उसका भी हम आगे बताएंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो। इसी बोनस फैक्ट के साथ हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको इस तरह का और कंटेंट चाहिए, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। See you in the next video. Till then, bye bye.